सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक चीज़ें देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूं। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहां पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो टॉपिक 1 हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे प्रोडक्शन होता है, सेल होता है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, बैंक का रेपो रेट क्या चल रहा है, बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, किस इंसान ने कितना लोन लिया हुआ है, बैंक ने एज अ होल पूरी कंट्री के अंदर कितना लोन बांटा हुआ है, कंट्री ने कितना लोन लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या करता है इकोनॉमिक्स, क्या करती है इन बारे में स्टडी करती है। इकोनॉमिक्स क्या करती है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करती है। ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है। यानी कि मनी की सारी ट्रांजैक्शंस को कौन स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। अब इकोनॉमिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो से आपको क्या समझ में आता है? माइक्रो का मतलब आपको समझ में आता है छोटी, और मैक्रो का मतलब आपको क्या समझ में आता है, बहुत ज्यादा। तो जब इकोनॉमी स्टडी करती है ना, अगर इकोनॉमी छोटी चीजों के ऊपर स्टडी कर रही है, कम चीजों के ऊपर स्टडी कर रही है, जैसे एक कंज्यूमर के ऊपर स्टडी कर रही है, एक प्रोड्यूसर के ऊपर स्टडी कर रही है, या फिर एक फर्म के ऊपर स्टडी कर रही है, या फिर 5 फर्म के ऊपर स्टडी कर रही है, तो ये क्या है, एक बहुत छोटा नंबर है। तो अगर वो थोड़े सैंपल के ऊपर स्टडी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जब इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कम सैंपल के ऊपर, जब नंबर में सैंपल क्या होते हैं, कम होते हैं, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उसका उल्टा मैक्रो, जब सैंपल बहुत बड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे पूरे इंडिया के ऊपर कोई स्टडी की जा रही है, या फिर पूरे वर्ल्ड के ऊपर कोई स्टडी की जा रही है, या फिर पूरी स्टेट के ऊपर कोई स्टडी की जा रही है, या फिर जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनीज हैं, इंडिया के अंदर कितनी कंपनीज होंगी, बहुत सारी, उनके ऊपर कोई स्टडी की जा रही है। तो हमारा सैंपल साइज क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। माइक्रो का मतलब थोड़े कम पे, मैक्रो का मतलब बहुत ज़्यादा लोगों पे।
अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स। ये क्या करती है? इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करती है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है एट द लेवल एज अ होल। एज अ होल का मतलब क्या है? बहुत सारी चीज़ों पे, यानी कि सारी की सारी चीज़ों पे। इंडिया के अंदर अगर ये कंपनीज के ऊपर रिसर्च करेंगी तो क्या करेगी? जितनी भी कंपनीज है सबके ऊपर रिसर्च करेगी। अगर इंडिया के अंदर कंज्यूमर के ऊपर रिसर्च करेगी तो जितने भी कंज्यूमर है सबके ऊपर करेगी, कंपनीज के ऊपर करेगी, जितनी भी कंपनीज है, फर्म, जितनी भी फर्म है उनके ऊपर, प्रोफेशनल्स के ऊपर करेगी, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर करेगी, जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनके ऊपर। यानी कि एज अ होल बहुत ज़्यादा सैंपल साइज होने वाला है किसके अंदर? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। टॉपिक 2 हमारे पास आता है, हाउ डज मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी हमने एक छोटी सी चीज़ देख ली जो कि है बेसिक लेवल ऑफ स्टडी, यानी कि अगर कम सैंपल के ऊपर स्टडी हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी क्या करती है? इकोनॉमी कम सैंपल के ऊपर स्टडी करती है, जैसे एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, 5 कंज्यूमर, 10 कंज्यूमर, इनके ऊपर स्टडी कर रही है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर पूरे इंडिया के सारे कंज्यूमर के ऊपर स्टडी हो रही है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरी दुनिया के सारे प्रोड्यूसर के ऊपर स्टडी हो रही है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इंडिया की सारी कंपनीज के ऊपर स्टडी हो रही है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज रहने वाला है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत कम सैंपल साइज रहने वाला है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, अजम्पशंस एंड स्टडी। अजम्पशंस ऑफ स्टडी, यानी कि अगर हमें कुछ स्टडी करना है ना तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें माननी पड़ती है। जैसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगले चैप्टर में देखेंगे कि जो इकोनॉमी होती है ना उसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड, उसके बाद प्रोड्यूसर, उसके बाद गवर्नमेंट और उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। लेकिन हम क्या अज्यूम करेंगे कि इकोनॉमिक्स के सिर्फ 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या? इकोनॉमी के 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या? एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। हमने क्या किया? ये कुछ चीज़ मानी, किससे पहले? स्टडी करने से पहले। तो हम क्या करते हैं? कुछ अजम्पशंस करते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अजम्पशंस करते हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अजम्पशंस करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, मान लो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक अजम्पशन की, तो जरूरी है क्या वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी अजम्पशन होगी? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो हो सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम अजम्पशंस करें, मैक्रो के अंदर उनका कुछ काम ही ना हो, मैक्रो के अंदर हमें उनकी जरूरत ही ना पड़ती हो, और मैक्रो के अंदर हम ऐसी कुछ अजम्पशंस कर सकते हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अप्लाई ना होती हो। तो दोनों के अंदर अजम्पशंस क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। जिन चीज़ों को हम मानने वाले हैं, जो चीज़ें हम अज्यूम करने वाले हैं, वो दोनों के अंदर अलग अलग हो सकती है। सेंट्रल इश्यूज। अब देखो हमने क्या देखा था कि इकोनॉमी क्या करती है? स्टडी करती है, पढ़ती है चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है और इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है। लेकिन हम जो माइक्रो और मैक्रो के अंदर भी पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? हम किन प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल इशू। इसके अंदर क्या होता है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने 11th में पढ़ा होगा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, लेकिन ह्यूमन वांट क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो कैसे हम पॉसिबल बेस्ट यूज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का, उसके बारे में कौन सोचता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स सोचती है। और डिटर्मिनेशन ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? पूरी की पूरे इंडिया में किस तरीके से आउटपुट निकल रहा है, किस तरीके से आउटपुट का लेवल है, प्रोड्यूसर कैसे काम कर रहा है, वो सब चीजें हम किसके अंदर देखते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या प्रॉब्लम होती है? उसकी प्रॉब्लम होती है कि रिसोर्सेज को कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या दिक्कत होती है? कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर कैसे प्रोडक्शन किया जा रहा है। इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं? वो चीज़ें जो कि हमारी स्टडी में हेल्प करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड क्या चल रही है, प्रोड्यूसर डिमांड, प्रोड्यूसर की डिमांड क्या कर रही है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं? एक कंज्यूमर की डिमांड, 5 कंज्यूमर की डिमांड, 10 कंज्यूमर की डिमांड। इसके अंदर हमारा सैंपल साइज क्या है? छोटा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या देखेंगे? इंडिया के अंदर जितने भी कंज्यूमर है उन सब की डिमांड, जितने भी प्रोड्यूसर है उन सब की डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? इंडिया के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की डिमांड को अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो एग्रीगेट हो जाता है। और एग्रीगेट सप्लाई, जितने भी प्रोड्यूसर हैं अगर उन सबकी सप्लाई को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे तो वो एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट पढ़ते हैं, यानी कि पूरे इंडिया का। और माइक्रो के अंदर हम क्या करते हैं? 1, 2, 5, 10 चीज़ों का हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद
डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कि जो भी हम लगाने वाले हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, वो क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लिमिटेड होती है। यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें वाइड रेंज मिल जाती है। इकोनॉमिक को स्टडी करने के लिए हमें वाइड रेंज मिल जाती है। भाई माइक्रो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर का कर रहे हैं, एक कंज्यूमर का कर रहे हैं, 5 का कर रहे हैं, 10 का कर रहे हैं। मैक्रो के अंदर पूरे इंडिया का कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगी, रेंज वाइड मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा रेंज मिल जाएगी, ज़्यादा सैंपल साइज मिल जाएंगे। किसके अंदर, मैक्रो के अंदर। माइक्रो के अंदर वो सैंपल साइज लिमिटेड हो जाते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक एजेंट, यानी कि ये स्टडी करेगा कौन, माइक्रो के अंदर स्टडी करेगा जो कंज्यूमर खुद होगा वो स्टडी कर लेगा, जो प्रोड्यूसर खुद होगा वो स्टडी कर लेगा, 1 2 5 10 लोग स्टडी कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर कौन स्टडी करेगा, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज स्टडी करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट वगैरह क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे कि आरबीआई हो गया, आरबीआई कितनी बड़ी चीज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी हो गया, सेबी कितनी बड़ी चीज़ है, पूरे इंडिया में काम करता है। तो ये सब चीज़ें कौन डिसीजन लेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बड़े बड़े लोग डिसीजन लेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस डिसीजन लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सब लोग अपने डिसीजन खुद भी ले सकते हैं, इंडिविजुअली भी क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी को फॉलो कर सकते हैं। किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। टॉपिक 3 हमारे पास आता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, उसको हम स्कोप बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर सकता है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अगर हमें इंडिया की नेशनल इनकम निकालनी है, हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करेंगे। अभी हमारे पास 3 और 4 चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। तो नेशनल इनकम अगर हमें निकालनी है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकता है। इसके बाद थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी देखो इंडिया के अंदर बार बार बातें होती रहती है कि इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर अभी जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट था अभी एम्प्लॉयमेंट आता जा रहा है, धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, या ये सारी चीज़ें हम स्टडी करके लाते कहाँ से हैं, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करके लाते हैं। इसके बाद थियोरी ऑफ मनी। अभी देखो इकोनॉमिक्स है क्या, ऑल अबाउट मनी, मनी कैसे इंक्रीज होगी, कैसे ह्यूमन अमाउंट सेटिस्फाई होगी, वगैरह वगैरह। वो सारी स्टडी भी हम किसके अंदर कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। आपने देखा होगा कई जगह तेजी आ जाती है, कई जगह मंदी आ जाती है। वो सब चीज़ें क्यों आती है, कैसे आती है, अगर वो सब चीज़ें आती है तो उनका हम जुगाड़ क्या कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं। इसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट को हर साल क्या बनाना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है, हमारे लिए पॉलिसीज बनानी पड़ती है। तो गवर्नमेंट भी किसका यूज़ करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करती है। इसके बाद एक्सचेंज रेट। आपने सुना होगा डॉलर का ये रेट चल रहा है, इतने रुपये का रेट चल रहा है, या फिर यूरो का ये रेट चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये रेट चल रहा है, कैनेडियन डॉलर का ये रेट चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो सब चीज़ें क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। वो सारी चीज़ें भी हम आके देखेंगे। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा था इंपोर्ट से, या फिर इंपोर्ट कितना ज़्यादा था एक्सपोर्ट से, उस सबको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अभी ये जितनी भी चीज़ें देखी है ना, ये हमने क्या देखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए ये सारी चीज़ें कर सकता है। पर आपके आगे जो सिलेबस में चैप्टर आएंगे ना, उन सारी चीज़ों को, ये जितनी भी हमने पढ़ी है चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें उन चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स करता कैसे है, एक्सचेंज रेट को कैसे मैनेज करता है, इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करता है, डिफ्लेशन को कैसे मैनेज करता है, मनी की स्टडी कैसे करता है, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी कैसे करता है, वगैरह वगैरह। आने वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद टॉपिक 4 हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। अभी देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्या क्या करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम 1 कंज्यूमर, 2 कंज्यूमर, 10 कंज्यूमर का क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, उनका सैंपल लेके उनके साथ स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, पूरे इंडिया का लेते हैं। अब आपसे कोई पूछने लगा कि यार इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताओ, आप माइक्रो के बारे में बताओगे मैक्रो के, ऑफकोर्स मैक्रो के। क्यों, क्योंकि जो पूरे
इंडिया की स्टडी हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी की स्टडी हो रही है, वो मैक्रो के अंदर होती है। तो सबसे पहली चीज़ मैक्रो हमारे लिए क्या करता है, डिस्क्रिप्शन दे सकता है इकोनॉमी की। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें डिस्क्रिप्शन देता है, किसकी, इकोनॉमी की। इंडिया की इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन हमको कौन देता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। इसके बाद इंडिया कैसे ग्रो करेगा, इंडिया कैसे डेवलप करेगा, उसके रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह भी किसके अंदर हम बनाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बनाते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन तो नहीं आ रहा, डिफ्लेशन तो नहीं आ रहा, मंदी तो नहीं हो रही, तेजी तो नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा है क्या, इंपोर्ट ज़्यादा है क्या, इंपोर्ट कम है क्या, एक्सपोर्ट कम है क्या, ये सब चीज़ें हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये सब चीज़ें हमारे लिए कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की प्रॉब्लम को हम कैसे हटाए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कैसे डिक्रीज करें, कैसे कम से कम रखें, या फिर कैसे हम बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं उस पोल्यूशन को, उसके रिलेटेड भी हमें क्या कौन चीज़ें बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें बताता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हमें क्या बनानी पड़ती है, हमारी गवर्नमेंट को क्या बनानी पड़ती है, अलग अलग पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है हमारी कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए। तो वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसकी हेल्प से करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से करते हैं।